ये आज की धंधो जाएगी इलाहाबाद। बाबू नाम क्या है तुम्हारा? नाम बता अपना। इनका नाम है लक्ष्य। नाम तो बड़ा सही है लक्ष्य, लेकिन ये अपने लक्ष्य से भटक जा रहे हैं। चलाओ बाबू, तो एक बार चलाओ, दरवाजा मत बंद करो, वैसे ही चलाओ। ब्रेक मारो। तब ना तुम्हें ही चला कर। इलाहाबाद पहुंचते ही पहले हम पहुंचे अलोपी देवी मंदिर। इस मंदिर का इतिहास ये है कि देवी सती भगवान शिव की पत्नी थी। देवी सती के पिता दक्ष ने भरी सभा में शिव जी का तिरस्कार एवं अपमान कर दिया था, जिसको देवी सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था। जब शिव जी को यह बात पता चला कि उनकी पत्नी सती ने खुद को जला लिया है, तो वह देवी सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें लगा कि वो जिंदा हो जाएंगे, पर वो मर चुकी थी। भगवान शिव की तकलीफ को कम करने के लिए विष्णु जी ने अपने चक्र को मृत देवी सती के शरीर को छोड़ दिया और उस चक्र ने देवी के पूरे शरीर को 51 भाग में काट दिया, जिसे हम 51 शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं, जो अलग अलग जगह गिरे। जिनमें से एक जगह यह भी था अलोपी मंदिर, जहाँ पर देवी के हाथ कट के कुंड में गिरे थे। इसके बाद भगवान शिव के हाथ में सिर्फ देवी के जले शरीर के कुछ राख ही बचे थे, जिसको शिव जी ने अपने पूरे शरीर में लगा लिया था, जिससे कि उनकी पत्नी राख के रूप में उनके साथ रहे। फिर पार्वती के रूप में देवी सती उनको दोबारा मिली। ये जो डोली है, इसी की पूजा की जाती है। और जब आप मंदिर का परिक्रमा कर लेते हैं तो आपको अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। और हाँ, इसी डोली के नीचे वो कुंड भी है जहाँ पे देवी सती का हाथ कट के गिरा था। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि इसी डोली की पूजा की जाती है। ये जो फूल की सभी दुकानें आपको दिख रही हैं, ये सभी फूल की दुकानें मंदिर परिसर में ही लगाई गई हैं। आपको मंदिर के बाहर कोई भी फूल की दुकान नहीं दिखेगी। इस मंदिर में नवरात्र के महीने में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि यह 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। और जो सामने ये रेलिंग दिख रहा है लोहे का, यहीं से आपको दर्शन करने के लिए जाना होता है। मंदिर परिसर के ही दीवार पे यह चित्र बनाया गया है। इस चित्र को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो कहानी हमने आपको बताया था, उसी कहानी को दर्शाने के लिए इस चित्र को बनाया गया है। इस चित्र के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश किया गया है कि देवी सती जी का हाथ कटकर कुंड में गिर रहा है और भगवान शिव जी उनको अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और विष्णु जी अपने चक्र द्वारा देवी सती की हाथ काट रहे हैं। अलोपी देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुंचे संगम मेला। संगम मेला इलाहाबाद का प्रसिद्ध मेला है, जिसको हम त्रिवेणी संगम के भी नाम से जानते हैं। यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलाप होता है। यह मेला 14 जनवरी से 14 फरवरी तक के लिए लगाया गया है, यानी पूरा 1 महीने तक यह मेला रहेगा। हमने सोचा था कि इस मेले का पूरा वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, लेकिन यह मेला इतना बड़ा है कि एक ही वीडियो में कवर कर पाना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, हम आपको इस मेले का एक छोटा सा वीडियो इस वीडियो के लास्ट में देंगे। गाड़ी से उतरते ही पहले हमारा नज़र इस मठ पर पड़ा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इसके बाद आगे का प्रोग्राम हमारा था हनुमान जी के मंदिर। वो जो आपको सामने गेट दिख रहा है ना, वही बड़े हनुमान जी का मंदिर है।
बड़े हनुमान जी के मंदिर का भी एक इतिहास है। इसका इतिहास ये है कि एक राजा था, उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उसने एक बाबा के कहने पर विंध्याचल से हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति बनवाकर नाव से ही संगम के पास से गुजर रहा था। फिर रात हो गया तो वह रुक गया। रात में नाव टूटा और मूर्ति गंगा में डूब गई। राजा निराश होकर वापस चला गया। एक दिन फिर बाबा बालगिरी ने अपने त्रिशूल को गाड़ कर गंगा की रेत में पूजा करने जा रहे थे, तो उनको टकराने का आवाज आया, तो उन्होंने पूरी मूर्ति को बाहर निकाला। इसके बाद इस मूर्ति को स्थापित किया। एक समय था जब औरंगजेब सभी मंदिरों को तोड़ रहा था, तो उसने इस मूर्ति को भी उठाकर फेंकने का आदेश दे दिया, पर यह मूर्ति लेट गई और सभी सैनिक इसे फेंकने में असफल रहे। तभी से यह मंदिर विराजमान है। सामने जो दो पुजारी जी दिख रहे हैं, इन्हीं के बीच में हनुमान जी लेटे हुए हैं। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था, इस वजह से हम हनुमान जी का वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी जितना कोशिश कर सकते थे उतना आपको दिखाने का कोशिश किए हैं। इस मंदिर में हनुमान जी लेटे हुए हैं और हनुमान जी की जो मूर्ति है ना, लगभग 10 से 12 फीट लंबी है। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद हम सीढ़ियों के रास्ते से पहुँचे राम जी का दर्शन करने। यहाँ पर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग साथ में थे। तो यानी जो भी श्रद्धालु लोग हनुमान जी का दर्शन करते हैं वो फिर इस मंदिर में आके राम जी का भी दर्शन करते हैं। मंदिर के बगल में वो दूर पर अकबर का किला भी है। अकबर के द्वारा जितने भी बड़े किले बनाए गए हैं भारत में, उनमें से यह एक किला है। अकबर का किला कितना बड़ा है, आप इस चीज़ को ऐसे समझिए। वहाँ से चालू है किला और वहाँ से लेकर ये किला लगभग यहाँ से फिर आप वहाँ तक देखेंगे जहाँ तिरंगा झंडा है, वहां तक यह किला खत्म हो रहा है। जब आप किले के अंदर एंट्री कर लेते हैं तो दो रास्ते मिलते हैं, एक बाएं जाता है एक दाएं, लेकिन बाएं साइड में पुलिस लगी हुई थी और हमें जाने नहीं दिया जा रहा था। तो हम सोचे कि ऐसा है, चलते हैं दाएं साइड में देख लेते हैं क्या है, उसके बाद बाएं साइड का देखा जाएगा। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें राम जी का एक मंदिर दिखा और मंदिर के ठीक सामने एक बरगद का पेड़ था जिसको लोग अक्षय वट कह रहे थे। और कहा जाता है कि यह जो वृक्ष है, यानी ये जो पेड़ है, जब पृथ्वी नष्ट होने के कगार पे आ जाएगी तब भी ये पेड़ जिंदा रहेंगे, यानी इनका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। अक्षय वट के नाम से यहाँ पर दो पेड़ थे। एक पेड़ के यहाँ मंदिर बना हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने आपको पातालपुरी मंदिर दिख रहा है। इसके नीचे आपको ऐसा सुरंग टाइप का मिलेगा, जैसा कि हम जा रहे थे अंदर। यहाँ पर कैमरा रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था, फिर भी हम जितना कर सकते थे उतना रिकॉर्ड किए। फिर सामने जब पुजारी जी हमको देख लिए तो हमें अपना कैमरा रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ा। अब आप एक चीज़ को समझिए, हम यहाँ से पातालपुरी मंदिर से एंटर किए और अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी
हम उनका दर्शन करने के बाद सटीक यहाँ से निकले, जहाँ से लोग निकल रहे हैं यहाँ से हम वापस निकले। यानी हम इस मंदिर से एंट्री किए, अंदर 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 ढेर सारी मूर्तियाँ थी, उनका दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकले। ये जो सामने आपको रोशनदान सब दिख रहे हैं ऊंचे ऊंचे, ये सुरंगों में रोशनी पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं तथा ये मंदिर जो है अकबर के किला पर ही स्थित है। इसके बाद हम उधर की ओर चल दिए जिधर शुरू में पुलिस हमें जाने से रोक रही थी। यहाँ पर कैमरा रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था, फिर भी हम थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग तो कर ही पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं साइड साइड में लोहे का रेलिंग लगाया गया है ताकि कोई भी किसी भी चीज़ को छू ना सके। और ये हमारे दाएं साइड में, दाएं हाथ में अकबर का किला है और इसको भी बहुत अच्छे से संरक्षित करके तो नहीं रखा गया है, लेकिन इतना किया गया है कि कोई छू ना पाए। यहाँ पे पुलिस सेना जो है अपना अधिकार बनाई हुई है। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। फिर जब हम इसके आगे पहुँचे चलते चलते तो हमें पता चला कि यह रास्ता जो है एक अक्षय वट है, जो कि प्राचीन और सबसे पुराना अक्षय वट है, वहीं की ओर जाता है। यह पेड़ कितना पुराना है आप इसके इतिहास से ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस पेड़ का इतिहास ये है कि अक्षय वट एक बरगद का पेड़ है। वट वृक्ष का मतलब ही होता है बरगद का पेड़ तथा अक्षय का मतलब होता है जो कभी नष्ट न हो, यानी जिसको कभी खत्म ना किया जा सके। ये पेड़ सतयुग से है और इस पेड़ के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। फिर द्वापर युग में इस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी ने भी विश्राम किया था। यह त्रेता युग में भी था और कलयुग में भी है और हमेशा रहेगा। इस पेड़ को लाखों साल हो गए हैं और यह पेड़ अब भी हरा भरा है। और यहाँ के पुजारी जी बता रहे थे कि यह पेड़ अमर है। और हाँ, ये पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है। यहाँ पर फोटो खींचना मना था, फिर भी हम एक फ़ोटो तो खींच ही पाए हैं। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, सामने लोहे का रेलिंग चारों तरफ पेड़ के लगाया गया है और शीशा भी लगाया गया है। और हाँ, इस पेड़ का अगर एक पत्ती भी गिरता है ना तो लोग उसे छू नहीं पाते हैं, क्योंकि उस पत्ती को उठाकर कहीं संरक्षित रख दिया जाता है। इस पेड़ को इतनी सुविधा प्रदान की जाती है और इतना सुरक्षित रखा जाता है, इसी से आप समझ पाएंगे कि यह पेड़ कितना जरूरी है और इसका इतिहास कितना पुराना होगा। इसके बाद हम पहुंचे आज़ाद पार्क, जिसको अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी लोग जानते हैं। इस पार्क में जो है कि आप जब एंट्री गेट पे जाएंगे तो आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा और टिकट का दाम होता है 5 रुपया एक पर्सन का। उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगा। और भाई साहब, इस पार्क का भी एक गजब का इतिहास है। आप जब गेट से एंट्री करेंगे तो आपको पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। यह पार्क काफ़ी बड़ा पार्क है और हाँ, इस पार्क का भी एक इतिहास बहुत ही गजब इतिहास है। इस पार्क का इतिहास पहले तो ये है कि इस पार्क को पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से जानते थे। बाद में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बाद इस पार्क का नाम ही बदल दिया गया। इस पार्क का इतिहास ये है कि भगत सिंह जी उस समय जेल में थे और उनको फांसी का सजा सुना दिया गया था। इस बात से चंद्रशेखर आज़ाद जी काफ़ी परेशान थे। आज़ाद जी किसी भी तरीके से भगत सिंह जी को जेल से छुड़ाना चाहते थे। इसी चीज़ पे बात करने के लिए अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद जी और सुखदेव और अन्य लोग इकट्ठा हुए थे। तभी मुखबिरी होने के कारण अंग्रेज सैनिक आ जाते हैं और दोनों तरफ से ही गोलाबारी चालू हो जाती है। आज़ाद जी अपने बाकी साथियों को वहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं तथा खुद अकेले अंग्रेज़ों का सामना करते हैं। लेकिन जब आज़ाद जी के पास एक आखिरी गोली बचती है तो वो खुद को ही गोली मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। और वो तारीख था 27 फरवरी 1931 का। इसके बाद सभी जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को सुखदेव जी, भगत सिंह जी और राजगुरु जी को फांसी की सजा हो गई थी।
इसी पार्क में पीछे के साइड में जहाँ पे थोड़े बहुत खेत थे, वहाँ पे खेती का भी काम हो रहा था। और खेती का मतलब यह है कि नर्सरी का काम हो रहा था। ये जो सामने आप देख रहे हैं छोटे छोटे प्लास्टिक में पौधे किए गए हैं, ये कलम करके किए गए हैं, या समझ सकते हैं कि ये कलम करने की एक विधि है। उसी के तरीके से यहाँ नर्सरी का काम किया जा रहा था। और फिर इसके बाद उधर साइड में गुलाब की भी खेती अच्छे से की जा रही थी। आप अगर करीब से देख पाएंगे तो क्यारियाँ बनाई गई थी, लगभग 10-12 क्यारियाँ होंगी, और सभी क्यारियों में मजदूर जो है गुलाब लगा रहे थे। गुलाब के पौधे बहुत छोटे छोटे थे और शायद ये कलम ही किए गए थे। तो बड़े पैमाने पर इस पार्क में पीछे के साइड में नर्सरी का काम भी हो रहा था। इसके बाद हम पहुँचे आनंद भवन, और यहाँ का टिकट था 70 रुपया। 70 रुपया जो था ना, वो दोनों फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर मिलाकर 70 रुपया का टिकट बना था। अगर हम फर्स्ट फ्लोर का बस टिकट लेते घूमने का तो इससे कम पैसा लग रहा था। चूँकि हम घूमने ही गए थे इसलिए हमने सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों का ही टिकट ले लिया था। और हाँ भाई, जो ये गुलाब के पौधे हैं ये बहुत अच्छे से लगाए गए थे। काफ़ी अच्छे अच्छे गुलाब लगे थे, हर एक कलर में थे, और बहुत अच्छे से इनका केयर भी किया जा रहा था। पहले हम सेकंड फ्लोर पर घूमने के लिए गए और सीढ़ियों के बगल में ही ये दिख गया। उसके बाद हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गए, लेकिन हाँ, सेकंड फ्लोर पर कैमरा रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था। फिर भी हम जितना कर सकते थे उतना रिकॉर्डिंग किए हैं। बाकी आप फर्स्ट फ्लोर का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन सेकंड फ्लोर का रिकॉर्डिंग करना मना था। उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये घर जो है काफ़ी अच्छा घर था, यानी अमीरों में गिनती होती होगी, क्योंकि उस समय का इतिहास देखा जाए और इस घर को देखा जाए तो काफ़ी अच्छे लोकेशन पे ये घर है। जैसा कि आप वीडियो में ही देख पा रहे हैं कितना अच्छे से इस घर को बनाया गया है। फिर हम इसके अंदर गए। इसके अंदर जो है म्यूजियम टाइप का बनाया गया था, यानी जो हमारे नेहरू जी थे वो क्या क्या यूज करते थे, क्या क्या पहनते थे, क्या क्या पढ़ते थे, उन सभी चीज़ों को संग्रहित करके अच्छे से रखा गया था। और आप देख सकते हैं उनका जो भी फ़ोटो है वो रियल फ़ोटो है। ये सामान जो है उनका रियल है, मतलब जो वो अपने पर्सनल लाइफ में यूज करते थे उन सभी चीज़ों को अच्छे से रखकर सजाया गया है दिखाने के लिए। इस गैलरी में जो भी चीज़ें थी हम उनका फ़ोटो बारी बारी से खींचे हैं। आप चाहें तो वीडियो रोककर देख सकते हैं। सेकेंड फ्लोर पर उस गैलरी के बगल में ही यह एक रूम था। और हाँ, जितने भी रूम है ना उनको शीशे से पैक किया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके, बाकी बाहर से आराम से देख सके। तो आप वीडियो में देखते रहिए कि जो जो चीज़ें दिख रही हैं आप खुद समझ जाएंगे कि ये किस लिए बनाई गई थी। इसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यानी नीचे। यहाँ पर ये जो सामने है ना गद्दे टाइप का लगा हुआ है, यहीं पे गांधी जी और नेहरू जी बैठकर विचार विमर्श किया करते थे। अब आप जितना भी रूम देखेंगे ना ये सब नीचे का ही रूम दिखेगा। रूम काफ़ी थे और जिसको समझ पाना थोड़ा कठिन था कि किस लिए यूज किए जाते थे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि ये नेहरू परिवार ने लिया था अपने लिए, तो सभी जन के लिए एक एक रूम रहा होगा।
ये चीज़ देखकर हमको बड़ा गजब लगा। समझिए उस हिसाब से ऐसा किचन बहुत बड़ी बात है, यानी अपने समय का ये अमीरों का किचन रहा होगा और बगल में ही खाने की व्यवस्था भी थी। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, यहीं पर मंडप लगा हुआ था। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का शादी यहीं पर हुआ था। अगर कहा जाए तो 7 फेरे इसी जगह पर लिए गए थे, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक घर ये भी था जहाँ पर नेहरू जी के इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई थी, यानी इनके परिवार में कौन कौन थे, कैसे इंदिरा गांधी जी की शादी हुई थी और कैसे नेहरू जी की अस्थियों को जो इलाहाबाद का संगम है वहाँ पे प्रवाहित किया गया था, उसके बारे में बताया गया है और फोटो फ्रेम भी लगा हुआ है। नेहरू आवास के कैंपस में ही, यानी जिसको आनंद भवन लोग कहते हैं, उसी कैंपस में तारा मंडल है जो आपको सामने दिख रहा है। तारा मंडल घूमने के लिए एक टिकट का दाम है 60 रुपया। यहीं सामने इस तारामंडल का एंट्री गेट है और इसी एंट्री गेट के जस्ट बगल में जो आप सामने खिड़की देख रहे हैं, वहीं से टिकट मिलता है। जब आप तारामंडल के अंदर एंट्री कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, अंतरिक्षयान, चंद्रयान, मंगलयान, कुछ ऐसी चीज़ें, और एक एस्ट्रोनॉट का डमी भी देखने को मिलेगा, जिसके पीछे आप खड़े होकर एक सेल्फी या फोटो ले सकते हैं। हाँ, डेंजर आ रहे हैं, रुको, पूरा इसरो को आने दो। अरे तुम गर्दन अंदर डालो, बार बार बाहर निकाल देते हो, थोड़ा फिर अंदर डालो, अभी अरे। तारामंडल का एक हिस्सा ये भी है, यहाँ पे थिएटर जैसा माहौल होता है और ये जो सीट देख रहे हैं आप ना, ये सीट जो है लेट सकती है, जैसा कि ये इंसान लेटा हुआ है, और ऊपर सीलिंग में वाइट पेंट किया होता है और वहीं पर प्रोजेक्टर के माध्यम से तारों, ग्रहों, उपग्रहों, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, यानी कौन सा ग्रह किन चीज़ों से मिलके बना है। पर मेरी मानिए तो ये थिएटर उतना खास नहीं है, इनके जो प्रोजेक्टर है ना, उतना अच्छा व्यू नहीं दे पाते हैं जैसा कि हम सोच कर जाते हैं। अब आप देखिए त्रिवेणी संगम, भाई इससे अच्छा नज़ारा इस जगह पे और कहीं नहीं हो सकता। ये हम पुल के ऊपर से रिकॉर्डिंग किए हैं और माघ मेला चालू है, जिसके वजह से हर तरफ देखेंगे आप टेंट लगा हुआ है। वो दूर जो रोशनियाँ दिख रही हैं वो भी टेंट का हिस्सा है, और वो जो कलरफुल दिख रहे होंगे वो भी टेंट का ही हिस्सा है। गाड़ी हम रोक कर ये रिकॉर्ड करने की कोशिश किए हैं, और जैसा नज़ारा इस पार है वैसा ही नज़ारा सेम पुल के उस पार भी है, लेकिन हम उस पार अपना मोबाइल लेकर जा नहीं पाए क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। फिर भी हम यहीं से उस चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम जूम भी किए हैं ताकि कुछ दिख जाए, लेकिन जहाँ तक आप रोशनी देख रहे हैं उधर भी ऐसे ही टेंट लगा हुआ है और काफ़ी भीड़ है। ये माघ मेला 1 महीने यानी 14 फरवरी तक चलेगा।